देखते ही कहा, शायद हम सब लोगों ने यहाँ आकर तुम्हारे विश्राम में खलल डाल दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लगभग 1 घंटे से जाग रहा हूँ। आज न जाने मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। ब्रूटस ने कहा, ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे साथ हैं? ब्रूटस हैरानी से उन लोगों को देखने लगा जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। तुम इन लोगों को भली भांति जानते हो। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा सम्मान न करता हो। इन सबकी दिल इच्छा है कि तुम अपने भीतर वही जज्बा पैदा करो जो प्रत्येक रोमन के दिल में है। फिर कैसियस ने बारी बारी से सबका परिचय करवाया। ब्रूटस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप सबका स्वागत है। अच्छा, वह कौन सी चिंता है जिसने तुम्हें आधी रात को भी बेचैन कर रखा है और तुम सब लोग यहाँ आए हो? कैसियस आहिस्ता से उसके पास आकर बोला, मैं तुमसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर दोनों आपस में धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। कुछ देर बाद वे लोग वहां आकर उन लोगों से बोले, आइए हम लोग हाथ पर हाथ रखकर कसम खाएं ताकि हम में से कोई गद्दारी करने की हिम्मत नहीं कर सके। वे लोग सौगंध लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए तभी ब्रूटस बोला, शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लज्जा और ग्लानि जो रोमन के लोगों के मुख पर है, हमारी आत्माओं का रुदन तथा शक्ति एवं प्रभाव का वर्तमान अनुचित प्रयोग, यदि यह सब बातें शक्तिहीन है, हमें एक नहीं रख सकती तथा हमारी आत्माओं को बल नहीं दे सकती, तो हम सब के लिए यही सही होगा कि हम इस षड्यंत्र को समाप्त कर दें। फिर हर आदमी यहाँ से अपने अपने घर जाने को स्वतंत्र है। वह कैरों के समान बिस्तर पर जाकर आराम करे और एक अत्याचारी को मनमाने ढंग से शासन चलाने दे। इस तरह बारी बारी हम में से कोई न कोई मारा जाता रहेगा। अगर इन बातों में इतना दम है कि ये कायर लोगों में साहस भर दें तथा दुर्बलों को बहादुर बना दें, तो हे देशवासियों, हमें अपने कारण को छोड़कर उत्तेजना प्रदान करने वाले ऐसी वस्तु की क्या जरूरत है जो हमें हालातों को बदलने के लिए आगे बढ़ाए। लेकिन अपने पवित्र कार्य अथवा उत्साह को यह सोचकर कलंकित न करो कि हमारे मकसद या निश्चय को किसी शपथ की जरूरत है। इसके साथ साथ ब्रूटस ने भी कहा, सीजर की सीधे सीधे हत्या करने से जनता हमारे विरोध में खड़ी हो सकती है। यदि हमें यह काम करना ही है तो इस तरीके से करना चाहिए कि जनता को लोगों कि यह काम हमने राष्ट्र के हित में किया है। ब्रूटस की बात सुनकर कैसियस बोला, और एंटोनियस का क्या होगा? जहां तक एंटोनियस का सवाल है तुम मुझसे नहीं डरो, ब्रूटस ने कहा, क्योंकि सीजर की मौत के पश्चात वह सीजर की मृतदेह से कटी भुजा के समान हो जाएगा। फिर उन्हें घंटा बजने की ध्वनि सुनाई पड़ी। ब्रूटस बोला, देखो तो क्या बजा है। कैसियस ने बताया, 3 बज चुके हैं। उन्हीं लोगों में से एक बोला, अब हमें चलना चाहिए, रात भी बहुत हो चुकी है और बाकी के कार्य भी अभी निपटाने हैं। कैसियस ने कुछ सोचते हुए कहा, किंतु एक बात जरा टेढ़ी सी लगती है कि सीजर सुबह बाहर आएगा अथवा नहीं, क्योंकि आजकल वह भविष्यवाणी पर ज्यादा यकीन करने लगा है। हो सकता है कि किसी भविष्यवाणी पर यकीन करके वह कल राजधानी पहुंचे ही नहीं। डेशस श्रीखता से बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर वह नहीं आएगा तो भी मैं उसे लेकर आऊंगा। तुम लोग इस कार्य को मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे खुश करना जानता हूँ। उसे अपने साथ राजधानी ला सकता हूँ। कैसे से गहरी सांस लेकर कहने लगा, नहीं, हम सब लोग उसके घर जाकर उसे राजधानी ले जाएंगे। ठीक है, और वह भी अधिक से अधिक 8 बजे तक, ठीक है ना? ब्रूटस ने सबकी सहमति चाहते हुए कहा। सवेरा होने वाला है, अब हम चलते हैं ब्रूटस। और दोस्तों, अब आप भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि आप लोगों ने क्या निश्चय किया है तथा स्वयं को सच्चा रोमन सिद्ध करना। कैसियस ने उन्हें समझाया। फिर सभी ब्रूटस से अनुमति लेकर अपने अपने घर को रवाना हो गए। उनके जाने के पश्चात जैसे ही ब्रूटस मुड़ा, वह चौंक पड़ा। सामने उसकी पत्नी पोर्शिया खड़ी थी। वह ब्रूटस के निकट आकर उन सभी लोगों के विषय में पूछने लगी और उसकी चिंता की वजह भी पूछी। लेकिन ब्रूटस ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश की कि समय आने पर उसे सब कुछ बता देगा। उधर ब्रूटस तथा उसके साथियों के षड्यंत्र का आभास सीजर की पत्नी कैलफुर्निया को पहले ही हो गया था। पिछली रात उसने सपना देखा था कि सीजर की हत्या की जा रही है। सवेरा होने पर कैलफुर्निया ने अपने पति सीजर के बात बताई और कहा कि आज वह घर से बाहर ना निकले। ज्योतिषियों ने भी ऐसा ही समाचार भेजा है, किंतु सीजर ने उसकी एक नहीं सुनी। वह राजधानी जाने का निश्चय पर अटल था। उसने अपनी पत्नी से कहा, खतरों से डरना तो कायरों का काम होता है। वीर लोग तो खतरों का सामना करना जानते हैं और मुझे डरपोक बनकर जीना पसंद नहीं। जब मृत्यु अटल है तो फिर उससे डरना कैसा? मैं खतरों से डरने वाला मनुष्य नहीं हूँ। फिर उसने अपने सेवक को बुलाया। अरे कोई है? क्या आ गया है मालिक? एक सेवक ने आदरपूर्ण मुद्रा में बोला। सीजर ने हुक्म दिया, जाओ जाकर पुजारियों से कहो कि फौरन देवताओं को बलि दे। वापस आकर बलि के फल के विषय में मुझे उनकी राय से अवगत करवाओ। जो हुक्म मालिक, कहकर वह चला गया। तभी कैलिफोर्निया ने वहां कर सीजर से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि आज आप बाहर नहीं जाएंगे। सीजर कठोर स्वर में बोला, सीजर बाहर अवश्य जाएगा। सीजर की पत्नी ने उसे लाख समझाने की चेष्टा की कि रात्रि के तूफान में बहुत सी अजीब सी घटनाएं घटी हैं जिन्हें पहरेदारों ने अपनी आंखों से देखा है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। किंतु सीजर ने कहा, सीजर आज बाहर जरूर जाएगा।
क्योंकि यह अपशकुन अकेले सीजर के लिए ही नहीं, समूचे विश्व के लिए है। जब भिखारी मरते हैं तो पुच्छल तारे नहीं दिखाई देते। कलिफोर्निया बोली, आकाश इन पुच्छल तारों के माध्यम से केवल राजाओं की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। सीजर दृढ़ प्रतिज्ञ स्वर में बोला, कायर अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं, लेकिन बहादुर सिर्फ एक बार मरते हैं। यदि मृत्यु आनी है तो वह जरूर आएगी, उसे टाला नहीं जा सकता। तभी सेवक ने आकर बताया, पुजारियों का कहना है कि आज आप बाहर न जाएं, क्योंकि बलि के देने के बाद जब पशुओं की अंतड़ियां बाहर निकाली गईं तो इनमें दिल नहीं था। उसकी बात सुनकर सीजर बोला, फिर देवताओं ने तो उसे कायरों को लज्जित करने के लिए ही बनाया होगा। अगर आज सीजर डरकर घर में ही दुबका रहेगा तो वह भी हृदयहीन बन जाएगा। सीजर आज बाहर अवश्य जाएगा। हठ और अहंकार व्यक्ति का सर्वनाश कर देते हैं, और इस वक्त सीजर इन्हीं दुर्गुणों का शिकार हो गया था। कलिफोर्निया उसके पांव पकड़ते हुए बोली, आज आप राजधानी न जाएं। आपका अति आत्मविश्वास आपके विवेक को समाप्त कर रहा है। हम मार्क एंटोनियस को सीनेट हाउस भेज देंगे। वह वहां जाकर बता देगा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आज आप मेरी बात मान लीजिए। पत्नी की बात सुनकर सीजर बोला, अच्छा ठीक है, मार्क एंटोनियस वहां कह देगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए आज मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। तभी डेसस उसे लेने के लिए वहां पहुंचा। उसे देखते ही सीजर ने कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए। यदि मैं तुमसे कहूं कि आज मैं नहीं आ सकता तो यह सत्य होगा। इसलिए पत्नी की ओर मुड़कर बोला, डेसस से कहो कि मैं आज नहीं आऊंगा। तभी सीजर की पत्नी बोली, तुम बता सकते हो कि आज यह बीमार हैं। सीजर झूठ नहीं बोलेगा। सीजर बोला, क्या मैंने इतने सारे देश इसलिए जीते हैं कि सीनेटरों से सच भी न कह सकूं? डेसस जाओ और उनसे केवल इतना ही कहना कि आज मैं राजधानी नहीं आ सकता। मगर क्यों? डेसस ने कारण जानना चाहा। आज मेरी ऐसी ही इच्छा है, सीजर ने कहा। मगर डेसस को उसकी बात हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह फिर घुमा फिरा कर बातें करने लगा, जिससे सीजर उससे असली बात बताने के लिए विवश हो गया। सीजर ने बताया, मेरी बीवी ने आज मुझे यहीं पर रहने के लिए कहा है, क्योंकि उसने कल स्वप्न देखा था कि मेरी प्रतिमा में सैकड़ों सुराख वाले फव्वारे के समान रक्त बह रहा है। अनेक लंबे तगड़े रोमन वहां मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने अपने हाथ उस रक्त में धोए। इस स्वप्न को वह अपशकुन मानती है और समझती है कि बात शीघ्र ही होने वाली है, इसलिए उसने मेरे पांव पकड़कर मुझसे ना जाने के लिए कहा। सीजर की बात सुनकर डेसस कहने लगा, आप इस सपने का गलत मतलब न निकालें। यह तो बड़ा शुभ स्वप्न है। इसका मतलब है कि रोम में नवजीवन का संचार होगा और रोम की प्रजा को नवजीवन की प्राप्ति होगी। डेसस की इस व्याख्या से सीजर प्रसन्न हो गया। इतना ही नहीं, डेसस ने यह कहकर उसका दिमाग और खराब कर दिया कि सीनेट के लोग आपको राजमुकुट पहनाना चाहते हैं। यदि आप वहां न जाएंगे तो हो सकता है लोग आपको डरपोक समझ लें। कुछ लोग ऐसा भी व्यंग कर सकते हैं कि जब तक आपकी पत्नी शुभ स्वप्न नहीं देखेंगी तब तक आपकी ताजपेशी नहीं होगी। सीजर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, कलिफोर्निया, अब देखो, तुम्हारे डर कितने बेवकूफी वाले हैं। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि आखिर मैंने तुम्हारी बात क्यों मान ली। तुम मेरे कपड़े लेकर आओ, मैं राजधानी अवश्य जाऊंगा। डेसस की बातें सुनकर सीजर का मन बदल गया तथा वह सीनेट जाने के लिए रजामंद हो गया। तभी ब्रूटस एवं कास्का आदि अन्य दरबारी भी वहां आ पहुंचे। सीजर ने उन सबका स्वागत किया। फिर राजसी वस्त्रों में सज धज कर वह राजधानी की ओर चल दिया। सीजर को देखकर ब्रूटस बोला, तुम्हारा स्वागत है सीजर। मगर ब्रूटस का हृदय दुख से ग्रस्त है, यह सोचकर कि एक समय समान वस्तुएं हमेशा नहीं रहती। कभी हम लोग राजधानी मित्रों की भांति जाते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। फिर सब वहां से रवाना हो गए। रास्ते में आर्टेमिडोरस नाम का एक आदमी सीजर को पत्र देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। इस खत में लिखा था, प्रिय सीजर, ब्रूटस से सावधान, कैसियस से सावधान, कास्का के निकट भी मत जाना और सिन्ना पर कड़ी नजर रखना। ट्रिबूनियस का भी विश्वास मत करना। मेटलस सिम्बर को भी भांपना। डेसस को भी तुमसे प्यार नहीं है। लिगारियस को तुमने नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वह भी तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। इन सब लोगों का एक ही इरादा है, ये सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मगर तुम खुद यह सब नहीं समझ सकते। अपनी जान बचाने की चिंता करो। ज्यादातर सुरक्षित भाव भी षड्यंत्र को कामयाब बनाता है। शक्तिशाली देवतागण तुम्हारी हिफाजत करें। तुम्हारा दोस्त आर्टेमिडोरस। आर्टेमिडोरस पत्र को लिए मार्ग में प्रतीक्षा कर रहा था कि जब सीजर इधर से गुजरेगा तो मैं एक प्रार्थी के रूप में यह पत्र उसे दे दूंगा। यह सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है कि सद्गुण कभी भी डाह के संकट से बाहर नहीं होता। सीजर, यदि तुमने इस खत को पढ़ लिया तो शायद तुम जीवित बच सकोगे, अगर नहीं तो तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। वह खड़ा हुआ यही सब मन ही मन सोच रहा था। मार्ग में जब सीजर आर्टेमिडोरस के पास से गुजरा तो उसने आगे बढ़कर उसे अपना खत थमा दिया और कहने लगा, तुम्हारा स्वागत है सीजर, यह दस्तावेज पढ़ो। तभी डेसस सलाह देने लगा, सीजर, तुम्हें यह खत शांति के साथ राजधानी पहुंचकर ही पढ़ना चाहिए। आर्टेमिडोरस जल्दी से बोला, नहीं सीजर, मेरी याचिका है पहले पढ़ो, क्योंकि मेरी याचिका ऐसी है जो सीजर से घनिष्ठ ताल्लुक रखती है। इसे अवश्य पढ़ो महान सीजर।
जो हमसे घनिष्ठ संबंध रखती है वह याचिका सबसे बाद में देखी जाएगी, सीजर बोला। देर न करो सीजर, फौरन पढ़ो। उसने फिर से प्रार्थना की। सीजर झल्लाया। अरे क्या यह व्यक्ति पागल है? तभी कैसियस ने उसे डांटा। क्या तुम अपनी याचिका सड़कों पर ही पढ़वाओगे? यदि तुम्हें अपनी याचिका पढ़वानी है तो राजधानी पहुंचो। फिर सीजर सीनेट हाउस पर पहुंचकर उसकी सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीनेट हाउस में दाखिल हो गया। उसके पीछे शेष सारे लोग भी पहुंच गए। सीनेट की कार्यवाही आरंभ होते ही ट्रिबोनियस, जो कि एक षड्यंत्रकारी था, सीजर के खास हितैषी एंटोनियस को लेकर बाहर चला गया। तभी डेशस इधर उधर देखकर बोला, मेटिलस, सिम्बर कहाँ है? उसे अब तक यहाँ उपस्थित होना चाहिए था तथा अपना प्रार्थना पत्र सीजर को दे देना चाहिए था। तभी मेटिलस सिम्बर ने वहां प्रवेश किया। डेशस ने मेटिलस सिम्बर से अपनी अर्जी देने के लिए कहा। सिन्ना ने कास्का से सरगोशी में कहा, सीजर पर पहला वार तुम करोगे। सीजर ने वहां बैठकर पूछा, क्या सब लोग तैयार हैं? अब बताइए, वह कौन सी भूल है जो सीजर और उसके सीनेटरों को सुधारनी है? तभी मेटिलस सिम्बर ने सीजर का अभिवादन करके अपने भाई पब्लियस सिम्बर के निष्कासन का आदेश रद्द करने का अनुनय किया। तुम्हारे भाई का निष्कासन तो नियम के मुताबिक हुआ है। मैं तुम्हारे इस अभिवादन या सिर झुकाने से पिघलने वाला इंसान नहीं हूँ और न ही न्याय के मार्ग से भटकने वाला हूँ। तुम अपने भाई का निष्कासन रद्द कराने के लिए कपटपूर्ण व्यक्तता क्यों दिखा रहे हो? एक बात अच्छी तरह समझ लो कि न तो मैं किसी को बेवजह कष्ट देता हूँ, न बिना किसी उपयुक्त वजह के अपना निर्णय भी बदल सकता हूँ। एक तरह से सीजर ने मेटिलस सिम्बर को अच्छी तरह से दुत्कार सा दिया था। क्या यहाँ और कोई आदमी नहीं है जो सीजर से मेरे भाई का निष्कासन रद्द करने की विनती करे? ब्रूटस ने भी सीजर से पब्लियस सिम्बर का निष्कासन रद्द करने की विनती की। कैसियस ने भी बड़े अदब के साथ कहा, माफ करना सीजर, मैं विनम्रता पूर्वक तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम पब्लियस सिम्बर की नागरिकता बहाल कर दो। सीजर ने कहा, मैं भी तुम्हारी भांति इन तर्कों से प्रभावित हो सकता था, लेकिन मैं ध्रुव तारे की तरह अडिग हूँ, जिसकी समानता आसमान में दूसरा तारा नहीं है। यूं तो आसमान में अनेकों तारे हैं और सभी चमकते हैं, लेकिन इन सब में एक ध्रुव तारा ही ऐसा है जो अपने स्थान पर स्थित है। यही बात इस दुनिया के बारे में भी कही जा सकती है। इसमें भी अनेक मनुष्य हैं, वे सभी विवेकी और बुद्धिमान हैं, मगर इन अनेक मनुष्यों में मेरी समझ में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बात पर अडिग रहता है तथा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसके पश्चात सिन्ना और डेशस ने भी प्रार्थना की, लेकिन सीजर ने उन्हें भी डांट कर चुप करा दिया और बोला, देखते नहीं, मैंने ब्रूटस की अपील भी रद्द कर दी है। सीजर का ऐसा जवाब सुनकर कास्का बोला, अब हमारे हाथ ही हमारी बात को मनवाएंगे। तत्पश्चात बारी बारी से सभी ने सीजर के शरीर में तलवार भोंकना शुरू कर दिया। प्रथम आघात सीजर पर कास्का ने किया था और आखिरी वार ब्रूटस ने किया। इस घृणित काम में ब्रूटस को सहभागी हुआ देखकर सीजर मर्माहत हो उठा और बोला, ब्रूटस, तुम भी? तत्पश्चात सीजर के प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सीनेटर तथा अन्य लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी सिन्ना दहाड़ा, अब हम स्वतंत्र हैं, अत्याचारी का अंत हो गया। अब हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर सड़कों पर चलना चाहिए तथा चीख चीख कर यह घोषणा करनी चाहिए कि अब हम स्वतंत्र हैं। तो फिर ब्रूटस वहां मौजूद सीनेट के सदस्यों को संबोधित करता हुआ बोला, आप लोग घबराएं नहीं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, महत्वाकांक्षी का कर्ज चुका दिया गया है। फिर उसने प्रजा के नाम एक संदेश जारी किया, अब रोमन का कोई अहित नहीं होगा। कैसियस बोला, हम में से कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए और चीख चीख कर यह घोषणा करनी चाहिए कि सभी के नागरिक अधिकार सुरक्षित हो चुके हैं। तभी कास्का ने ब्रूटस से कहा, ब्रूटस, प्लेटफॉर्म पर जाओ। फिर वह कैसियस से मुखातिब होता हुआ बोला, और कैसियस, तुम भी। हम लोगों को एक साथ मिलकर किसी सुरक्षित जगह पर खड़ा होना चाहिए। ऐसा न हो कि सीजर का कोई मित्र अचानक, मेटिलस सिम्बर ने चिताते हुए कहा। ब्रूटस ने उसे ढांढस बंधाया, इस प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है, हम रोमन्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी कैसियस को ख्याल आया, एंटोनियस कहाँ है? वह चौंकते हुए बोला। इस कांड की सूचना जैसे ही उसे मिली, वह सिर से पैर रखकर अपने घर की ओर भागा। एक षड्यंत्रकारी ने बताया, वो ऐसे भागा जा रहा था जैसे उसके सिर पर कयामत आ गई हो। ब्रूटस ने सीजर की लाश को देखते हुए कहा, हमारे भाग्य में क्या है यह हम सब जानते हैं, और एक न एक दिन हमें भी मरना है, लेकिन हमारी मृत्यु कब होगी, हमारा जीवन कितना शेष है, यही बातें हम सोचा करते हैं। कैसियस बोला, फिर तो वह व्यक्ति जो अपनी मौत से 20 साल पहले ही मर गया, ये सब बातें सोचने से बच गया। ब्रूटस ने कहा, यदि ऐसा मान लिया जाए तब तो मृत्यु लाभप्रद है। हम सीजर के मित्र हैं, जिन्होंने उसे मारकर मृत्यु की चिंता से छुटकारा दे दिया। हे रोम के लोगों, झुक जाओ तथा सीजर के खून से अपनी कहुनियों तक हाथों को भिगो लो और अपनी तलवारों को भी सीजर के रक्त से स्नान कराओ। फिर हम बाजार के चौराहे की ओर खून से सनी तलवारें अपनी सिरों के ऊपर हिलाते हुए और चीखते हुए बढ़ेंगे। हमें हमारी शक्ति प्राप्त हो गई है, हमें आज़ादी मिल गई है, हमारे अधिकार हमें मिल चुके हैं। हम सबको झुकना चाहिए तथा अपने हाथों और तलवारों को सीजर के रक्त से स्नान कराना चाहिए। आने वाले वक्त में हमारा यह महान कार्य लोगों को सबक देता रहेगा। कैसियस ने गर्व से चूर स्वर में कहा।
ब्रूटस मुस्कुराया। अभी इस तरह कई मर्तबा सीजर का वध होगा, उस सीजर का जो पाम्पी की प्रतिमा के आगे मृत पड़ा हुआ है, जिसकी कीमत अब कौड़ी के बराबर भी नहीं है। कैसियस ने कहा, और जितनी बार भी ऐसा होगा, लोग उतनी बार हम सबको याद करेंगे कि ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना महान कार्य करके अब इस देश को स्वतंत्र कराया था। अब हम लोगों को बाहर भी तो चलना चाहिए, डेसस ने व्यक्तता से कहा। हाँ, चलते हैं। सबसे आगे ब्रूटस चलेंगे और उनके पीछे पीछे हम सब। तभी ब्रूटस के कानों में किसी के पदचाप की आवाज सुनाई पड़ी। वो सतर्क होकर कहने लगा, शांत हो जाओ, इधर कोई आ रहा है। तभी एक व्यक्ति वहां उपस्थित हुआ। अरे, यह तो एंटोनियस का सेवक है। सभी एक साथ बोल पड़े। उस सेवक ने आदरपूर्ण स्वर में कहा, ब्रूटस, मेरे मालिक ने मुझे आज्ञा दी है कि सबसे पहले मैं आपके सामने इस तरह झुकूं और फिर आपको प्रणाम करूं। तत्पश्चात आपको यह संदेश दूं कि ब्रूटस एक महान वीर और ईमानदार व्यक्ति है। सीजर शक्तिशाली वीर, राजसी ठाठ वाला तथा रसिक था। एंटोनियस ब्रूटस से प्रेम करता है और उसका आदर करता है। वह सीजर से डरकर उसका वफादार बन गया था और उसका सम्मान करता था। भाइयों, मैं नहीं जानता कि आपके इरादे क्या हैं तथा किस किस का खून अभी बहाना बाकी है। अगर आप मुझे भी मारना चाहते हैं तो मेरी मृत्यु का सीजर की मृत्यु के वक्त से उपयुक्त और कोई समय नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर मेरी ओर से आपके दिल में कोई दुर्भावना हो तो आप अपनी इच्छा पूरी कर लें। इस वक्त आपके हाथ खून से रंगे हैं। अगर मैं 1000 साल तक भी जिंदा रहा तो मरने के लिए मैं इतना तैयार नहीं मिलूंगा जितना इस समय हूँ। न ही मेरी मौत के लिए कोई दूसरी जगह इतनी उपयुक्त होगी जितनी कि यह, जहाँ सीजर का मृत शरीर पड़ा हुआ है, और न ही मुझे कोई दूसरा मारने वाला इतना पसंद आएगा जितने कि आप सभी लोग हैं। एंटोनियस का संदेश पाकर ब्रूटस बोला, ओ एंटोनियस, हमसे अपनी मौत मत मांगो। इस समय हम तुम्हें सीजर की हत्या करने की वजह से दुष्ट प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन तुमने हमारे दिल में झांक कर नहीं देखा, जो कितना कोमल है। रोमनों के लिए जो दया हमारे दिल में थी, उसने सीजर के लिए बाहर निकाल फेंका है, और हमें सीजर को मारने के लिए विवश होना पड़ा। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारे लिए हमारी तलवार की धार में तीखापन नहीं है। हम तुम्हारे प्रेम और निष्ठा का इस्तकबाल करते हैं। यह संदेश उस सेवक ने जाकर एंटोनियस को सुनाया और एंटोनियस वहां तुरंत हाजिर हो गया। कैसियस बोला, एंटोनियस, नए पदों पर नियुक्तियों के समय तुम्हारी राय हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हम में से किसी और की। तुम उस वक्त तक धैर्य रखो जब तक कि हम डरी सहमी हुई प्रजा को शांत न कर दें। फिर हम तुम्हें वह तर्क देंगे जिनकी वजह से मैं सीजर की हत्या की साजिश में शामिल हुआ। मैं जो कि सीजर से उस वक्त भी प्यार करता था जिस वक्त मैंने उसके शरीर में तलवार भोंकी थी। उसकी बात सुनकर एंटोनियस बोला, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम लोग अक्लमंद हो, इसलिए मैं तुम लोगों से हाथ मिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रूटस से हाथ मिलाऊंगा। फिर वे सब आपस में हाथ मिलाने लगे। एंटोनियस सीजर की मृत देह की तरफ देखते हुए बोला, ओह सीजर, यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इस समय तुम्हारी आत्मा मुझे देख रही होगी। क्या उसे तुम्हारी मौत से अधिक दुख इस बात पर नहीं होगा कि तुम्हारा एंटोनियस तुम्हारे दुश्मनों से आ मिला है और उनके रक्त से सने हाथों से हाथ मिला रहा है, तथा वह भी तुम्हारी लाश के सामने। काश मेरे पास इतनी आंखें होती जितनी कि तुम्हारे घाव हैं, और मैं उन आंखों से उतना ही रोता जितनी तेजी से तुम्हारे शरीर से रक्त बह रहा है। मुझे माफ कर दो सीजर, इस स्थान पर तुम्हें घेरा गया है, यहीं घायल होकर तुम गिरे हो, और यहीं तुम्हारे हत्यारे भी खड़े हैं जिनकी पोशाक तुम्हारे खून से रंगी है। देखो तुम किस तरह यहाँ निर्जीव पड़े हो। तभी कैसियस ने उसे पुकारा, मार्क एंटोनियस। क्षमा करना कैसियस, एंटोनियस बोला, क्योंकि इतना तो सीजर के दुश्मन भी कह जाते, फिर मेरे जैसे सीजर के मित्र के लिए तो इतना कहना भी कम है। मैं तुम्हें सीजर की तारीफ में कसीदे पढ़ने का दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, कैसियस बोला। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि तुम हम लोगों के साथ क्या समझौता करना चाहते हो। बोलो, तुम्हारा क्या तुम्हारा नाम मित्रों की सूची में लिखा जाए, या हम लोग तुम्हारी सहायता के बिना ही अपनी आगे की योजना का खाका बनाए। दोस्त बनने के लिए तो मैंने आप लोगों से हाथ मिलाया है। वह बोला, मैं जानता हूं कि मैं उस समय अपने आपे में नहीं था जिस वक्त मैंने सीजर की लाश देखा था। अब मैं आप सबका मित्र हूं और इस उम्मीद पर आप सबको प्यार करता हूं कि आप मुझे यह बताएंगे कि सीजर के मन में कहाँ खोट थी, वह किस प्रकार से खतरनाक था। यदि हम कारण न बताएं तो क्या तुम हमारे इस कार्य के अपराध मानोगे। ब्रूटस ने कहा, एंटोनियस, हमारे तर्क इतने ठोस हैं कि यदि तुम सीजर के पुत्र भी होते तो उनसे संतुष्ट हो जाते। मैं ही चाहता हूँ, एंटोनियस ने कहा, मैं ही सोचता हूँ, लेकिन एक प्रार्थना है। आप मुझे अनुमति दें कि मैं सीजर की मृत देह को बाजार के चौराहे पर ले जाऊं। इसके अंतिम संस्कार के समय प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे शब्द कह सकूं जो कि एक मित्र के बारे में कहे जाते हैं। तुम्हें आज्ञा दी जाती है मार्क एंटोनियस, ब्रूटस ने आदेश देते हुए कहा। कैसियस जल्दी से बोला, ब्रूटस, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वह ब्रूटस को एकांत में ले जाकर बोला, तुम नहीं जानते कि तुम यह क्या कर रहे हो। उसके अंतिम संस्कार के वक्त एंटोनियस को बोलने की आज्ञा हरगिज न दो। क्या तुम नहीं जानते कि वहां उसके भाषण देने से लोग भड़क सकते हैं। क्षमा करना कैसियस,
ब्रूटस ने कहा, पहले मैं प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा और सबसे पहले लोगों को सीजर की हत्या की वजह बताऊंगा। क्या बताओगे? कैसियस चौंका। मैं घोषणा करूंगा कि मार्क एंटोनियस जो कुछ कहने जा रहा है वह हमारी ही अनुमति से कहेगा। मैं यह भी कहूंगा कि हम स्वयं यह चाहते हैं कि सीजर के अंतिम संस्कार की सभी रस्में अदा की जाएं। इसमें हमें नुकसान की अपेक्षा लाभ ही ज्यादा होगा। मैं नफे नुकसान को नहीं जानता हूँ, किंतु मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि एंटोनियस सीजर के दाह संस्कार के समय उसके बारे में कुछ बोले। कैसियस बोला, मार्क एंटोनियस, यह सीजर का मृत शरीर है। तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन तुम अपने दाह संस्कार के भाषण में हमें दोषी नहीं ठहराओगे। ब्रूटस ने कहा, आज सीजर की तारीफ में जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, वरना अंत्येष्टि संस्कार में तुम कोई हिस्सा नहीं ले सकते। तुम्हें सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर बोलना होगा जहां से मैं बोलूंगा, तथा मेरा भाषण खत्म हो जाने के पश्चात ही तुम बोल सकोगे। मुझे स्वीकार है। एंटोनियस ने अपनी स्वीकृति दे दी। ठीक है, अब तुम सीजर की मृतदेह की अंत्येष्टि के लिए तैयार करो और मेरे पीछे आओ। फिर एंटोनियस को छोड़कर सभी बाहर चले गए। उसके जाने के पश्चात एंटोनियस सीजर की लाश के पास बैठते हुए बोला, वो खून से तर लाश, मुझे क्षमा करना कि मैं इन कसाईयों के साथ शांत और विनम्र बना हुआ हूँ। तुम उस महान व्यक्ति का अवशेष हो जो कभी प्रगतिशील वक्त के किसी अंश में जीवित था। भगवान ही उन लोगों को सजा देगा जिन्होंने तुम्हारी हत्या की है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि उन नामुरादों के अंगों पर एक अभिशाप उतरेगा। गृह कलह तथा गृह युद्ध से पूरी इटली संतप्त हो जाएगी। खून खराबा और विनाश इतनी सामान्य बात होगी कि माता योद्धाओं द्वारा काटे गए अपने बच्चों को देखकर सिर्फ मुस्कुराया करेंगी, क्योंकि इन नजारों को देखने की वे आदी हो जाएंगी। क्या तुम ऑक्टेवियस के सेवक हो? जी मार्क एंटोनियस, वह बोला। सीजर ने ऑक्टेवियस को रोम आने के लिए खत लिखे थे। एंटोनियस बोला, जी हाँ, वे खत उन्हें मिल चुके हैं। वे रोम आ रहे हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं जुबानी तुमसे। ओह सीजर! तभी उसकी दृष्टि सीजर के मृत शरीर पर पड़ी। वह रोने लगा। एंटोनियस उसे समझाने की चेष्टा करने लगा, तुम्हारा हृदय भावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए तुम एक और हट जाओ और रोकर अपना दिल हल्का कर लो, वरना तुम्हें रोता देखकर मैं भी अपने आंसुओं को काबू नहीं रख सकूंगा। फिर एंटोनियस ने अपने पर नियंत्रण पाते हुए उस सेवक से पूछा, क्या ऑक्टेवियस यहाँ आ रहे हैं? मेरा मालिक आज रात्रि को रोम से लगभग 20 मील की दूरी पर आराम करेगा, उसने बताया। एंटोनियस ने उससे हिदायत देते हुए बोला, तुम तुरंत वहां के लिए रवाना हो जाओ और जो कुछ यहाँ घटा है उससे उन्हें अवगत करा दो। आज रोम खतरे में है, इसके लिए उन्हें यहाँ खतरा पैदा हो सकता है। तुम तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो, लेकिन थोड़ी देर ठहर जाओ। तुम्हें तब तक नहीं जाना है जब तक मैं इस लाश को बाजार के चौराहे पर न ले जाऊं। मैं अपने भाषण से यह जानने की चेष्टा करूंगा कि वहां उपस्थित लोग इन हत्यारों के इस कुकृत्य को कैसे लेते हैं। यह सब देखकर तुम जाना और ऑक्टेवियस को वर्तमान स्थिति से अवगत करा देना। अब तुम मेरी मदद करो। बाहर ब्रूटस नागरिकों को अपना भाषण सुना रहा था। प्यारे देशवासियों, मैं आपको सीजर की मृत्यु का कारण बताने जा रहा हूँ। जरा शांत रहो ताकि तुम मेरी एक एक बात सुन सको। मेरे सम्मान के लिए मेरा विश्वास करो। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए मुझे पहचानो। अपनी बुद्धि को जागृत करो ताकि तुम मुझे पहचान सको। यहाँ कौन है जो सीजर का दोस्त है और यह जानना चाहेगा कि सीजर के खिलाफ तलवार क्यों उठाई? इस पर तो मैं यही कहूंगा, इसलिए नहीं कि ब्रूटस सीजर को कम प्रेम करता था, बल्कि इसलिए कि ब्रूटस रोम को ज्यादा चाहता था। कि आप चाहते थे कि सीजर जिंदा रहता और हम सब उसकी गुलामी करते मर जाते, या सीजर मरता और हम लोग स्वतंत्रता के साथ जिंदा रहते? क्योंकि सीजर मुझसे प्यार करता था, मैं उसकी मृत्यु पर रोता हूँ। क्योंकि वह भाग्यशाली था, मुझे इस बात की खुशी है। क्योंकि वह वीर था, मैं उसका सम्मान करता हूँ। किंतु वह महत्वाकांक्षी था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की। मेरी आंखों में आंसू तो उससे मित्रतावश ही है। यहाँ कौन नीच है जो गुलाम बनना चाहेगा? अगर कोई है तो वह कहे कि मैंने जुर्म किया है, उसके साथ मैंने अन्याय किया है। यहाँ कौन ऐसा रोमन होगा जो अपने देश से प्रेम नहीं करता? अगर कोई है तो बताए कि मैंने अपराध किया है, मैं उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं ब्रूटस, एक नागरिक बोल उठा। तभी एंटोनियस वहां सीजर का मृत शरीर लेकर आ गया। ब्रूटस ने कहा, यह लो उसका मृत शरीर आ गया। एंटोनियस उसके साथ मुख्य हमदर्द के रूप में आया है। अगर एंटोनियस ने सीजर की हत्या में कोई हिस्सा नहीं लिया तो भी उसे सीजर की मृत्यु का लाभ होगा। उसे आजाद रोमन की सदस्यता हासिल होगी, क्योंकि मैंने अपने परम मित्र का वध रोम की भलाई के लिए किया है। उसी हथियार को मैं अपने लिए सुरक्षित रखता हूँ। आप जब चाहें मेरे प्राण ले सकते हैं। इतना कहकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सभी नागरिक उसकी प्रशंसा करने लगे। वे सीजर को दुष्ट कहकर पुकारने लगे,
कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो सीजर जैसे जालिम शासक से हमें मुक्ति मिल गई। तभी एंटोनियस वहां उपस्थित नागरिकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहने लगा, प्यारे रोमन वासियों। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित भीड़ एकदम शांत हो गई और एंटोनियस की बात सुनने की चेष्टा करने लगी। एंटोनियस ने कहा, मित्रों, रोमन वासियों, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी तारीफ करने नहीं। जो लोग मृत व्यक्ति की बुराई करते हैं वह उसकी मौत के बाद भी याद की जाती है, जबकि भलाई मृत्यु के पश्चात भुला दी जाती है। यही बात सीजर के साथ भी हो जाने दो। श्रेष्ठ ब्रूटस ने अभी आपको बताया कि सीजर महत्वाकांक्षी था। यदि वह वाकई महत्वाकांक्षी था तो बहुत बड़ा दोषी था, और सीजर ने उतने ही भयंकर रूप में इसका फल भी भोगा। मैं यहाँ भाषण देने के लिए ब्रूटस और उसके साथियों की आज्ञा से ही आया हूँ, क्योंकि वे सामान्य लोग हैं। सीजर मेरा सच्चा मित्र था और मेरी नज़रों में वह न्यायप्रिय था। ब्रूटस कहता है कि सीजर बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन ब्रूटस सामान्य व्यक्ति है, इसलिए उसकी बात यकीन करने योग्य है। सीजर अनेक बंदीगणों को रोम लाया था तथा उसके बदले में आए धन से प्रजा के खजानों को भरा। अब बताइए, क्या सीजर महत्वाकांक्षी था? लेकिन ब्रूटस भी एक सामान्य व्यक्ति है। लुपरकेलिया के मौके पर आपने देखा कि मैंने सीजर को 3 बार ताज पेश किया। उसने तीनों बार ताज पहनने से इनकार कर दिया। क्या वह महत्वाकांक्षी था? फिर ब्रूटस कहता है कि वह बहुत महत्वाकांक्षी था। निश्चय ही ब्रूटस सामान्य व्यक्ति है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मैं ब्रूटस की बात को झूठा प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वह बात बता रहा हूँ जो मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग किसी वक्त सीजर को प्यार करते थे, लेकिन वह बिना वजह के नहीं। किंतु आज वह कौन सी वजह है जो आपको सीजर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने से भी रोक रही है? हे बुद्धि, तूने इंसानों के मस्तिष्क में निवास न करके जानवरों के शरीर में निवास कर लिया होता, इसलिए कि मनुष्य आज बुद्धिहीन हो गया है। थोड़ा ठहरो। मेरा दिल सीजर के शव के कफन में पहुंच गया है। मुझे उस समय तक रुकना होगा जब तक मैं स्वयं पर काबू न पा लूं। तभी एक नागरिक बोला, यह तो वाकई सीजर के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। दूसरा नागरिक बोला, एंटोनियस ठीक कहता है। सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था, क्योंकि उसने राजमुकुट को 3 बार ठुकरा दिया था। एंटोनियस ने फिर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे पास सीजर की लिखी वसीयत है, जो रोमन लोगों के लिए है, तथा उस पर उसकी मोहर भी लगी है। यह वसीयत मुझे उसके निजी कक्ष से मिली है, लेकिन मैं इस वसीयत को पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसे सुनते ही रोमन के लोग पागल हो जाएंगे और सीजर के शव को चूमने लगेंगे। वे यादगार के रूप में उसके बाल मुझसे मांगेंगे, तथा अपने मरने के बाद भी उस बाल को एक कीमती पैतृक संपत्ति के रूप में अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। तभी एक नागरिक जोर से बोला, हम वसीयत सुनना चाहते हैं। उसके साथ ही अन्य नागरिक भी चीख पड़े, वसीयत, वसीयत, हम सीजर की लिखी वसीयत को सुनना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, एंटोनियस बोला, मैं सोचता हूँ मुझे वह वसीयत नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं होगा। वसीयत सुनकर रोम की प्रजा भड़क सकती है और विद्रोह पर उतारू हो सकती है। जहां तक मैं सोचता हूँ कि इसका नतीजा भयंकर हो सकता है। तभी सब लोग जोर से चिल्ला पड़े, वसीयत पढ़ो। एंटोनियस वसीयत पढ़ने लगा। यह रही वसीयत, जिस पर सीजर की मुहर भी लगी हुई है। इसमें सीजर ने हर रोमन को अलग अलग अपने निजी धन में से 75 ड्रेचमा दिए हैं। सभी नागरिक बोल पड़े, ओह महान सीजर, हम तुम्हारी मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। इतना ही नहीं, उसने अपने मनोरंजन की सभी चीजें तुम्हारे लिए छोड़ दी हैं। उसने अपने बगीचे को, जो टाइबर नदी के पास स्थित है, तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए घूमने के लिए छोड़ दिया है। यह सब आम प्रजा के आनंद के लिए है। इस बात से आपको सीजर की महानता का अनुभव हो गया होगा। भला इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी कभी उत्पन्न हो सकता है? एंटोनियस ने रोमन के लोगों को एहसास दिलाना चाहा। एंटोनियस जो चाहता था वह उसे हासिल हो चुका था। वह अपने मकसद में कामयाब हो गया था, यानी रोमन लोगों को भड़काना। अब प्रजा बुरी तरह भड़क उठी थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हम सीजर के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उनसे सीजर की हत्या का बदला अवश्य लेंगे। तभी ऑक्टेवियस भी वहां आ पहुंचा। एंटोनियस के साथ मिलकर उसने कास्का, सिन्ना, ड्रेसस, कैसियस आदि सभी षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रजा ने इन सब लोगों के घरों में आग लगा दी। आखिर में ब्रूटस रह गया। उसकी खोज रोमन जनता, एंटोनियस और ऑक्टेवियस कर रहे थे, लेकिन वह उन लोगों के हाथ नहीं आया। उसने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। धन्यवाद।